5 नवंबर 1940 और ब्रिटेन के जहाज ब्रिटेन को रसद आपूर्ति करने के लिए अटलांटिक महासागर को पार कर रहे हैं। काफिले के बीच में एक अकेला सशस्त्र व्यापारी क्रूजर है, HMS जार्विस बे। ब्रिज पर संदेश आता है, अनजान जहाज दिखा, बाएं मुड़। कप्तान एडवर्ड फैगन जार्विस बे को तुरंत जहाज की ओर मुड़ने और काफिले के केंद्र से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। वो लहरों के आगे चुनौती संकेत भेजने का आदेश देता है, कोड भेजो। जहाज के जवाब के इंतजार में कुछ सेकंड बीतते हैं, पर रहस्यमयी जहाज वही चुनौतीपूर्ण संदेश भेजता है। ब्रिटिश जानते हैं कि कोई मित्र जहाज ऐसे नहीं बोलेगा, ये जर्मन होंगे। युद्ध स्थिति पर तैनात। जार्विस बे पर अलार्म बजते हैं। जब लोग अपनी पोजीशन पर जाते हैं, तोपों को संभालते और युद्ध के लिए जहाज को तैयार करते। ब्रिज पर फैगन की रूह नजारा देखते ही कांप जाती है। एक पॉकेट बैटलशिप। एडमिरल शियर जर्मनी के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक। वो हथियारों से लैस हैं और काफिले को तबाह करने वाली क्षमता रखते हैं। पॉकेट बैटलशिप के सामने HMS जार्विस बे कुछ नहीं है। सीधी मुठभेड़ बस एक तरफा होगी, पर अगर वो शीर को काफिले के पास आने से रोक दें तो उसे भागने का वक्त मिल जाएगा। काफिले को दूर करो, फ्लेयर दागो और धुआं बिछाओ। ठीक है सर। एक चमकते लाल गोले से शाम रोशन होती है जब जार्विस बे संदेश के लिए फ्लेयर चलाता है। व्यापारी जहाज पंक्ति से निकलते हैं और दाईं ओर मुड़ते हैं। देखते रहो। टक्कर से बचने के लिए कप्तान इंजन और रडार को उनकी अधिकतम सीमा तक झोंक देता है। जार्विस बे पर नाविक पानी में धुएं छोड़ने वाले यंत्र फेंकते हैं और हवा में धुएं का गुबार उठता है। तुरंत ही काफिला धुंध के पीछे छिप जाता है। फैगन जानता है उसे क्या करना है। दाएं मुड़ो, पूरी गति से और दूरी कम करो। HMS जार्विस बे दुश्मन की ओर धावा बोलता है, सारा ध्यान खींचते हुए। 10 समुद्री मील दूर शियर पे कैपितान जियोजे थियोडोर क्रैंके और उनका जहाज आगे बढ़ता है और लगता है कि निहत्थे काफिले के करीब है। तभी एक संदेश आता है, कप्तान, एक व्यापारी जहाज हमले के लिए बढ़ रहा है, शायद स्टीम लाइनर है। उनके पास तोप है? अगर है भी तो हमारी जितनी बड़ी नहीं सर। बाएं की ओर मुड़ो। क्रैंक जहाज को बाएं ओर मुड़वाता है जिससे बड़े हिस्से पर ही लगे। HMS जार्विस बे पर कप्तान फैगन अपने दुश्मन को पहले हमले की तैयारी करते देखता है। इस भरोसे पर कि व्यापारिक जहाज जर्मन तोपों से छिपे हुए हैं, फैगन आदेश देता है, अब हमला करो। आगे तोप पर कुशल नाविक सैम पेशेंस तोप में एक गोला ठूंसता है, पर दुश्मन अभी भी जार्विस बे की छोटी 6 इंच तोपों की रेंज से बाहर है। सैम क्षितिज के पार देखता है और एडमिरल शियर की 11 इंच तोपों की गर्जन आसमान चीरती हैं। गोले को समुद्र तक आने में 20 से ज्यादा सेकंड लगते हैं, जो उनके जहाज के आगे गिरते हैं और पानी के विशाल फव्वारे उठते हैं। जर्मन गनर अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हैं और शियर दूसरा हमला करता है, भयानक गूंज के साथ। गोले के गिरते ही पानी की विशाल लहरें ऊपर उठती हैं। उन्होंने हमें घेर लिया है। हमला। विशाल तोपें अपना तीसरा गोला दागती हैं और इस बार सटीक निशाने पर। भयानक धमाके से ब्रिज टूट चुका है। फैगन खुद को उठाने के लिए नीचे झुकता है, पर उसके कंधे का दर्द भयंकर है। उसे एहसास होता है कि उसका हाथ गायब है, पर एक अंग खोने के बावजूद वो लड़ने के लिए डटा है और दर्द से कराहते हुए डेक पर उतरता है, दूसरे नाविक से सहारे के लिए लिपटा हुआ। गोले हर दूसरे पल गिरते जाते हैं और विस्फोटकों के दबाव से पूरा सुपर स्ट्रक्चर ढहने लगता है। एक आती हुई गोली मुख्य मस्तूल पर फहरा रहे सफेद झंडे को भी उखाड़ ले जाती है। क्रू ऊपर देखता है तभी लकड़ी के टुकड़े और धधकते अंगारे डेक पर बरसते हैं और फटा हुआ सफेद झंडा नीचे गिरता है। ब्रिटिश क्रू धैर्य रखता है, वो इस स्थिति के लिए तैयार थे और अब अपनी ट्रेनिंग आजमाएंगे।
दमकल कर्मी होस पाइपों से आग पर काबू पाने में लगे हैं। बचे गनर्स अपनी जगह पर रहते हैं। एक नाविक आता है और साथी की मदद से टूटे हुए मस्तूल पर चढ़ता है, नई सफेद पताका लगाता है और बचे हुए ब्रिटिश नाविक जोरदार जयकारा लगाते हैं। पोजीशंस बनाए रखो। फेगन भयानक दर्द से लड़ते हुए अपनी अगली चाल सोचता है। पोजीशन बनाए रखो। वो हमले की और तैयारी में है। वो देखता है कि शियर ने व्यापारी जहाजों पर अपनी 6 इंच की सहायक तोपें चलाना शुरू कर दी है। जार्विस बे का निरंतर प्रतिरोध ही जर्मन जहाजों को काफिले पर अपनी मुख्य तोपें चलाने से रोक रहा है। फेगन खड़ा होता है। ब्रिज टूटने के कारण उसे अपने पिछले नियंत्रण कंपार्टमेंट तक जाना होगा। वहां से वो जहाज चला सकता है और आदेश दे सकता है। उसका शरीर टूट चुका है पर वो जितना हो तेज भागता है, क्रू साथी के साथ। उधर सैम और उसकी टीम पूरी दम से अपने हथियार चला रही है। वो एक और गोला दागता है और धमाके का इंतजार करता है। गोला एक चाप बनाते हुए दूर जाता है और सैम देखता है कि वो बेअसर पानी में गिरता है। शियर को कुछ नहीं होता। हम आलू भी फेंक सकते हैं। वो भले ही कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो, पर वो जानते हैं कि हर गोली शियर को करीब आने से रोकती है, जिससे काफिला भाग सकता है। सैम एक और हमले के लिए खुद को तैयार करता है, पर अचानक धमाके से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो डेक पर लुढ़कता है। आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा। शियर पर कप्तान क्रैंक जार्विस बे पर लगी आग को देखता है। वो अब भी व्यापारी जहाजों का सीधा रोड ठप कर रहे हैं और नुकसान के बावजूद 6 इंच की बंदूकें उसकी दिशा में चलती जा रही हैं। ब्रिटिश गोला कुछ नहीं करता, पर संयोग से सही निशाने का खतरा उसे सताता है, इसलिए वो बस जा नहीं सकता। न ही उसके पास बाईपास करने का समय है। अगर यह जहाज नहीं हारेगा तो इसे पूरा नष्ट करना होगा। सैम होश में आता है। युद्ध के अराजक माहौल के बीच वो धुंधले नजारे में कप्तान को डेक से होते हुए पिछले कंट्रोल कंपार्टमेंट की ओर जाते देखता है। अगर फैगन पहुंच गया तो वो जहाज संभाल लेगा और आदेश दे पाएगा। शायद वो इन्हें बचा सके। सैम देखता है और हौसला बढ़ाता है। हो जाएगा सर। फैगन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है जब एक जर्मन गोला उड़ता हुआ आता है। कमरे के चीथड़े उड़ गए हैं। सैम विस्फोटक के लिए खुद को तैयार करता है और दहशत से देखता है कि फैगन आग और छर्रों के बवंडर में गायब हो गया है। सैम रेलिंग पकड़ता है और धुआं छड़ते ही अंधेरे से आकृति उभरने लगती है। भयंकर युद्ध के बीच झांकते हुए उसे अपने कप्तान का बेजान पड़ा शव दिखता है। कुछ ही पलों में अगला हमला होता है जो निशाने पर लगकर जहाज को चीरता है। डेक के नीचे से लपटें उठती हैं जो आखिरी घातक चोट देती हैं। जार्विस बे कांपती है और एक तरफ झुकने लगती है जब पानी पतवार में घुसता है। जहाज को छोड़ो। नाविक सुरक्षा बेल्ट लगाकर भागने लगता है। घबराया और चोटिल सैम खुद को अकेला पाता है। सभी लाइफ बोट तैनात है। वो सिर्फ कूद सकता है। अब वो नीचे बर्फीले पानी को देखता है। कई लोगों की तरह वो भी तैर नहीं सकता। मुझे यहां से निकलना होगा। पर तभी उसे केस में रखी एक आखिरी लाइफ बोट दिखती है। दर्द में लंगड़ाता हुआ वो डेक पर चढ़ता है और बोट की ओर जाता है। वो केस को खींचता पूरी दम लगाते हुए, पर बोट हिलता तक नहीं। सैम जहाज को खिसकते महसूस कर सकता है। हर पल उसे मौत के करीब ला रहा है। वो पूरी दम लगाता है और फिर खींचता है और इस बार बोया निकल जाता है। सैम कूदता है। वो पानी में जोर से गिरता है, सतह को चीरते हुए, और फेफड़ों से एक झटके में हवा निकलती है। वो पूरी ताकत से हाथ पैर मारते हुए खुद को ऊपर खींचता है जब तक कि वो खांसते और हांफते सतह पर ना पहुंच जाए। वो डूबती जार्विस बे को देखता है
और वो खौफ में देखता है कि उस पर अब भी ऐसे लोग हैं जो तैरना नहीं जानते हैं और पानी में कूद नहीं सकते। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। शायद वो एक लाइफ बोट ढूंढ सकता है। कांपते हुए वो रात के अंधेरे में नाव चलाते हुए आगे बढ़ता है। उधर शियर के ब्रिज पर कप्तान क्रैंक के दुश्मन क्रू के बलिदान की सराहना करते हैं। भगवान ही जानता है, उन्होंने खुद को अपने देश के कर्ज में डुबो दिया। पर अब वो पीछा शुरू कर सकता है। अंधेरे में उसे दूर एक विशाल परिवहन जहाज SS रांगीटे की भाप छोड़ते हुए जाते दिखता है। वो दिशा के साथ शिकार शुरू करता है। पूरा दाएं तरफ, सबसे बड़ा लक्ष्य पर हमला। रांगीटे के घूमकर और मुड़कर रास्ता बदलती है जर्मन युद्धपोत से बचने के लिए। पर शियर गोला दागता है जो सीधा जहाज के पिछले हिस्से पर लगता है। रांगीटे की काला धुआं छोड़ते हुए क्षतिग्रस्त होता है। क्रैंके को भरोसा है कि उसने आज दूसरा लक्ष्य उड़ा दिया, पर फिर वो हताशा से देखता है कि एक विशाल जहाज धुएं में गायब हो गया। रात होती है और कुछ दूर सैम बर्फीले पानी में संघर्ष कर रहा है। उसकी चोट असहनीय है और ठंड बिल्कुल सुई सी चुभती है। उसे नहीं पता वो कितना सह पाएगा इसे। पर तभी उसे अंधेरे में एक आकृति दिखती है और लहरों से जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं। लाइफ बोट पर कुछ लोग जो बचे हुए को खोज रहे हैं। वो लहरों से लड़ते हुए पास जाता है। अपनी बची ताकत इस्तेमाल करके वो खुद को नाव पर ढकेलता है। सैम थक कर अपने साथियों के पैरों पर ढह जाता है और वो लंबी रात के लिए सिमट कर बैठ जाते हैं। वो आखिरकार HMS जार्विस बे को लहरों में समाते देखते हैं। जो सफेद पताका उन्होंने गर्व से खड़ी करी, वो सबसे आखिर में डूबी। पीछे बस मलबे का ढेर रहता है और वो लोग जो जिंदा नहीं बच पाए। वो दूर से रोशनी देखते और गूंज सुनते हैं जब KMS एडमिरल शियर एक और व्यापारी जहाज का पीछा करता है। क्षितिज पर रोशनी की चमक दिखती है जब जर्मन पॉकेट युद्धपोत एक और हमला करता है। विस्फोट आसमान चीरते हैं जब एक व्यापारी जहाज वार से डूबने लगता है। पर शियर के ब्रिज पर कप्तान क्रैंक के धैर्य खोते हैं। वो HMS जार्विस बे से इतना लड़ चुके हैं कि वो घोर अंधेरे में शिकार कर रहे हैं। व्यापारी जहाज को ढूंढने में वक्त लग रहा है और उनकी गोला बारूद खत्म हो रही है। हमला रोक दो, हम भूतों का पीछा कर रहे हैं। KMS एडमिरल शियर समुद्र की विशालता में ओझल हो जाते हैं। लगा नहीं था इतना ठंडा होगा। उत्तर अटलांटिक पर खामोशी छा जाती है। लाइफ बोट पर मौजूद आदमी जानते हैं कि बचाव मुश्किल है। व्यापारी जहाजों को सख्त आदेश था ब्रिटेन की ओर बढ़ने का। पर घंटों बाद बचे लोग एक रोशनी देखते हैं। लगता है बचाव आ गया। हमारी मदद करो। वो चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं। हम यहाँ हैं। उस विशाल नाव के पास आते ही उन्हें विदेशी भाषा सुनाई देती है। नाव दिख गई है। वो घबरा कर देखते हैं, क्या वो बंदी बनने वाले हैं? पर जहाज जर्मन नहीं बल्कि स्वीडिश मालवाहक स्टूरे होम है। कप्तान, बचे हुए। जहाज का दल जमे हुए लोगों को खींचकर डेक पर चढ़ाता है। स्टूरे होम और उसके आदमियों ने जार्विस बे के 256 लोगों में से कुल 68 बचाए और उन्हें कनाडा भेजा। ब्रिटिश जहाज के साहसी बलिदान ने लगभग सारे व्यापारी जहाजों को KMS एडमिरल शियर से बचने में मदद करी। वीरता के लिए कप्तान फैगन मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए। जर्मनों की मनचाही चीजें नहीं हुई। यहाँ देखिए कैसे ब्रिटिश